ऐसा है कि जो उत्तर भारत के लोग हैं तो दिल्ली से हिमालयों की चोटी की तरफ रहते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये बहुत जज्बाती लोग होते हैं, ये बहुत खुददार लोग होते हैं। पिछले 1000 साल से इनकी तासीर रही है कि आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ते रहे और किसी को इन लोगों की पेशेंस का टेस्ट नहीं लेना चाहिए, पेशेंस का टेस्ट नहीं लेना चाहिए। और जिस भी हुक्मरान ने पेशेंस का टेस्ट लेने की कोशिश की है, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, उसी हुक्मरान ने धोखा खाया है। देखिए, आज से 2 वर्ष पूर्व हम 23 लोगों ने सम्मानित कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक खत लिखा था। उस खत में लिखा था कि कांग्रेस की परिस्थिति चिंताजनक है और उसके ऊपर गंभीर विचार करने की ज़रूरत है। उस खत लिखने के बाद देश में 10 जगह विधानसभा के चुनाव हुए। 2020 में बिहार में हुए, 2021 में चुनाव केरल में हुए, पुडुचेरी में हुए, असम में हुए, पश्चिम बंगाल में हुए। कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष वो सारे चुनाव हारी। पश्चिम बंगाल में तो 0 सीटें आईं। फिर पिछले वर्ष पंजाब में चुनाव हुए, उत्तराखंड में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, मणिपुर में चुनाव हुए, गोवा में चुनाव हुए। और फिर कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अगर कांग्रेस का ख्याल और भारत का ख्याल एक है, तो फिर या तो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस के ख्याल में फ़र्क आ रहा है या भारत के ख्याल में फ़र्क आ रहा है। जो एक समन्वय भारत और कांग्रेस के बीच में 1885 से चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ी है। तो इसके ऊपर एक आत्मचिंतन करने की ज़रूरत थी। और मुझे ये लगता है कि जो 20 दिसंबर 2020 को सम्मानित श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर पे कांग्रेस के लीडरों की बैठक हुई थी, कोविड की महामारी चल रही थी, 7.5 घंटे तक बातचीत चली थी और उसमें एक जो आम सहमति बनी थी, अगर उसको क्रियान्वित कर दिया होता तो शायद ये आज मकाम ना आता। लेकिन सर, आप वही बात कर रहे हैं जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी यही बात बोली, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता कांग्रेस के ऑफिशियल पोडियम से उस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे दुखद है गुलाम नबी आज़ाद का जाना, लेकिन उनकी टाइमिंग, उनकी लॉयल्टी और उनको क्या क्या दिया पार्टी ने सब गिनाया गया। ये भी कहीं तक कह दिया गया कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, महंगाई के ऊपर रैली है और इस वक्त के अंदर ऐसे वो इस्तीफा दे रहे हैं, राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे हैं। तो तमाम जो है कांग्रेस के नेताओं ने आड़े हाथों लिया है गुलाम नबी आज़ाद को। कैसे देखते? मेरे भाई, कोई खैरात थोड़ी बट रही थी। कांग्रेस की बगिया को बहुत लोगों ने, बहुत परिवारों ने, इस देश की फुलवारी को हमारे परिवार ने भी अपने खून से संजोया है। तो इसलिए अगर किसी को कुछ मिला है तो कोई खैरात में थोड़ी मिला है। उसके लिए एक संघर्ष है, एक बलिदान है, एक पार्टी में लगाया हुआ पूरा जीवन है। और ये बहुत ही विचित्र बात है कि जो लोग वार्ड का चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं रखते, जीत की बात तो छोड़ दीजिए, अब वो कांग्रेस का इतिहास बताते हैं। जो कल तक का मंत्रियों के चपड़ासी हुआ करते थे,
वो कांग्रेस के बारे में ज्ञान देते हैं। तो एक आम कार्यकर्ता को, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी कांग्रेस पार्टी में लगा दी है, उनके मन को ठेस पहुंचती है। और इसलिए आज भी जो चुनौती है इस देश के सामने, वो चुनौती गंभीर है। और एक दोबारा से कोशिश करनी चाहिए कि एक समन्वय बनाकर, एक संतुलन बनाकर, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो लोग भारत के ख्याल से इत्तेफाक रखते हैं, उन सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत है। सर, आप भी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आज़ाद साहब भी रिफॉर्म की बात कर रहे थे। उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है, उनको सीधे तौर पे कांग्रेस के नेताओं ने ट्रेटर करार दिया। आप लोग भी पहले आवाज़ उठाते रहे रिफॉर्म की, तो ट्रेटर करार दिया। अब भी क्या आप तैयार हैं कि आज आप जो बातें कह रहे हैं वो रिफॉर्म की आज भी आप बात कर रहे हैं, आज भी आप कह रहे हैं कि बातचीत हो, आप इस बात के ऊपर विचार मंथन हो, क्या अब भी आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं? देखिए, हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैंने 42 साल इस पार्टी को दिए हैं, और बाकी लोगों ने जिन्होंने खत लिखा था, उन्होंने मेरे से ज़्यादा समय इस पार्टी में अपनी ज़िंदगी व्यतीत की थी। तो किसी को कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि इस संस्था में हम किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं। अब आप धक्के मार के निकालने की कोशिश करोगे तो फिर दूसरी बात है, फिर देखा जाएगा। इसलिए जो गंभीर बात है वो ये है कि 2 वर्ष पहले जब वो खत लिखा गया था, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति सुधरी कि बिगड़ी? और अगर कांग्रेस की स्थिति सुधरी होती तो फिर उस खत का कोई औचित्य नहीं था। इसका मतलब जो रचनात्मक कदम उठाने की ज़रूरत थी, वो सारे रचनात्मक कदम इसका मतलब उठाए गए थे। पर अगर परिस्थितियां नहीं सुधरी और एक के बाद हम एक चुनाव हारते गए, तो ज़रूर इसके पीछे जो कारण हैं उनको खोज निकालकर उसके ऊपर उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक भारत जोड़ो का सवाल है, देखिए, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो राइट रिएक्शन की शक्तियाँ हैं, उसके खिलाफ हम तो सदा लड़ाई लड़ते आए हैं। मैंने तो अपना राजनीतिक जीवन पंजाब में अपने पिताजी की शहादत के बाद इन्हीं शक्तियों के साथ, जो आतंकवाद और वक्फवाद की शक्तियाँ थी, अलगाववाद की शक्तियाँ थी, उनके खिलाफ लड़ते हुए अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है। तो इसलिए गंभीरता की ज़रूरत है, एक संजीदापन की ज़रूरत है। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा हिंदी में मैं, कि उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर भी सवाल खड़े किए कि जिस वक्त 2013 में एक ड्राफ्ट फाड़ा था उन्होंने, उसके ऊपर कहा कि एक चाइल्डिश बिहेवियर हमें लगा, किडिश बिहेवियर लगा, इमेच्योर बिहेवियर लगा, बचकानी बात लगी। कांग्रेस अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दिया उस CWC ने, उस वक्त भी उन्होंने उसके ऊपर भी सवाल उठाए हैं। उस वक्त आप भी कैबिनेट में थे, गुलाम नबी आज़ाद भी कैबिनेट में थे। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर ऐसी बातें थी तो गुलाम नबी आज़ाद ने उस वक्त क्यों नहीं ये बातें उठाई? देखिए, गुलाम नबी पठान साहब, माफ़ कीजिएगा, आज़ाद साहब ने जो ख़त लिखा है कांग्रेस अध्यक्षा जी को, उसके बारे में वो ही बेहतर बता सकते हैं। उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर एक जो कॉन्टेक्स्ट था कि 2020 में वो चिंता क्यों जाहिर की गई थी, उसके बारे में, या उसका क्या संदर्भ था, उसके बारे में मैंने आपसे बातचीत की है। जहाँ तक उस चिट्ठी का सवाल है, उस चिट्ठी में क्या लिखा है, उसके बारे में गुलाम नबी आज़ाद साहब ही बेहतर बता पाएंगे। So how do you see senior leader of the party, stalwart Ghulam Nabi Azad, has resigned from the party and now he is facing the heat from the Congress leaders. Even from the Congress podium, he has been said that he has compromised his ideology, and it's a sad thing, but he has compromised his ideology. He has taken on Rahul Gandhi.
And even the chief spokesperson of the Congress party has said that GNA's DNA has been modified. How do you see it? You know, people of North India, especially those who live between Delhi and the Himalayas, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Punjab, whether Hindus or Muslims or Sikhs, they are extremely emotional people, very self-respecting people. With love, you can get them to do anything. But if you try and test their patience, because for 1,000 years they have fought every invader who has come into India. But if you try and test their patience, it often does not turn out very well. And history bears testimony to the fact that whenever any ruler, in whatever shape and form, has tried to test their patience, उनकी पेशेंस का टेस्ट लेने की कोशिश की है, he is always ended up on the road to disaster. 2 years back, in the month of August 2020, when 23 of us wrote a letter to the Honorable Congress President, the intent was absolutely noble. The intent was extremely that of concerned congressmen flagging for the attention of the leadership that there are issues which need to be addressed. And if those issues are addressed, we will be able to resuscitate and rejuvenate the party. Unfortunately, after that letter was written, 10 assembly elections took place in 2020 in Bihar, in 2021 in Kerala, in Puducherry, in Assam, in West Bengal. We lost all those elections. In West Bengal, we drew a blank, 0. Then in 2021, Uttar Pradesh went to the polls, Punjab, Goa, Manipur, Uttarakhand. Again, we lost all those elections. So, if the idea of India and the idea of the Congress are aligned together, then either something has gone wrong with the idea of India or something has gone wrong with the idea of the Congress. And that needs to be seriously introspected. So, therefore, the entire intent was, and I say this with great regret, that when in the December of 2020, all of us met the Honorable Congress President at her residence, and COVID-19 was raging. It was a long 7.5-hour meeting. You know, some of the understandings which had been arrived at that meeting, informal understandings, if they would have been implemented, perhaps things would not have come to this pass. You know, what happened is regrettable and it is unfortunate. So you're talking about that you people talked about so many reforms and everything. What do you think that why this is not being formulated by the party? Why the party did not do that? What was informally discussed and decided in that meeting? Well, I am in no position to answer that question. I mean, that question can be better answered by people who are in leadership positions. But all I'm submitting is that if that informal understanding, and almost everybody who mattered in the Congress party was present at that meeting, if that would have been operationalized, perhaps, you know, we would not have reached this pass. And I do believe that the idea of the Congress party, the idea of India, are ideals worth fighting for. And there's a need, you know, to unite everybody, to ensure that everybody comes together in order to fight the forces of right reaction and fundamentalism. And therefore, this finger pointing, I don't think ultimately leads us anywhere. So, but writing is on the wall.
yesterday from the dais and from the Congress leaders, they have taken on Ghulam Nabi Azad. That means that whatever Ghulam Nabi Azad is saying is outrightly rejected by the Congress party, whether he has taken on Rahul Gandhi and other things also. Well, I don't want to go into the merits of Mr. Azad's letter. He would be in the best position to explain as to why or what the context of that letter is. That letter is in the public space. It speaks for itself. I don't want to comment on the merits of that letter. But suffice to say, at times it is strange, if not quixotic, that people who do not have the capacity to even fight a ward election, or what to talk of winning an election, people who till yesterday were chapadasis of Congress leaders, when they give gyan about the Congress party, it is laughable, for the lack of a better word. We are in a serious situation. We have been in a serious situation. And I think that what happened is regrettable. It is unfortunate. And in my estimation, perhaps it was avoidable. So what because Ghulam Nabi Azad Sahab has said that he will be forming his party, he is not going to any other party, he will be sticking, and a lot of other leaders have also resigned in his favor. How do you see this? Well, as I said, insofar as Mr. Azad's future plans are concerned, he would be in the best position to comment about it. I am not privy to his plans. And so therefore, we'll have to just wait and see as to how the situation evolves. Last question is to you about Congress party only. Mr. Kapil Sibal and now Anand Sharma, who is also annoyed, who has resigned from the steering committee of the Himachal Congress, saying that he was totally neglected, never called for any meeting. Now Mr. Ghulam Nabi Azad, other leaders also like Javed Sheikhi, they have pointed out so many loopholes in the Congress parties working. So what is the way ahead for the party now? What do we expect from in the next days to come if things that you are pointing out are not being taken seriously? Well, the names that you have mentioned are people who go across a generational divide. Right? There are people who've spent 50 years, 45 years in the service of the party. There are other young people who had obviously aspirations of serving the nation through the party when they joined. And so therefore, if there are concerns which are making them leave the party, I think it should be a wake-up call for the party to really sit back and think, and seriously think, that how the situation needs to be addressed and remedied. नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।